सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। और आज हम जो है एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे साक्ष्य अधिनियम बना 2023 में, इससे पहले क्या था और इसमें कितनी धाराएं हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको BSA बोलते हैं, 2023 को समझना बहुत आसान हो गया। सरल शब्दों में कहें तो यह कानून बताता है कि अदालत में क्या सच माना जाएगा और क्या नहीं। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इसकी विशेषता बताइए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून जो क्या बताता है कि अदालत में क्या सच माना जाएगा और क्या नहीं। ठीक है, यह क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1, जिसमें ये परिभाषा है। पहले हमारे देश में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 चलता था, जो अंग्रेजों के जमाने का था। ठीक है, सरकार ने उसे बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया। ठीक है, यह कब लागू हुआ? यह 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। इसमें धाराओं की बात करें तो इसमें 170 धाराएं हैं। ठीक है, कई बार ये विशेषताओं में आ जाती है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विशेषता बताइए। तो 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इसने जगह ली और कुल इसमें 170 धाराएं हैं। ठीक है, अब बात आती है यह कहाँ पे लागू होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ पे लागू होता है? यह कानून अदालत की हर न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। तो जो अदालत की जो कार्रवाई जो होती है, जो न्यायिक कार्रवाई होती है, उस पर क्या होता है? लागू होता है। यानी जज साहब फैसला सुनाने के लिए सबूतों की जांच करते हैं, तब इसी कानून का पालन होता है। भाई कौन से कानून का? साक्ष्य अधिनियम का। ठीक है, यह सेना न्यायालयों पर भी लागू होता है। ठीक है, लेकिन यह 2 जगहों पर लागू नहीं होता। अब अपवाद आ जाती विशेषताओं में कई बार कि 2 जगह पे ये लागू नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता है? शपथ पत्र पर। ठीक है, जब हम स्टाम्प पेपर पर खुद लिख कर देते हैं तो क्या है? ये वहां पे लागू नहीं होता। फिर क्या है? मध्यस्थ, अगर 2 लोग कोर्ट के बाहर किसी तीसरे व्यक्ति से समझौता करवा रहे हों तो वहां पे भी साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। ठीक है, मुख्य बातें देखते हैं। इसमें एक बात आती है, न्यायिक कार्रवाई क्या है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 चल रही है, इसी में ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो पॉइंट आता है न्यायिक कार्रवाई क्या होती है। भाई यहाँ पे देखा कि ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे लागू होता है? तो अदालत की न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है साक्ष्य अधिनियम। अब बात यहीं पे प्रश्न पूछ लिया कि न्यायिक कार्रवाई क्या होती है। जब जज साहब सबूत लेते हैं और कानूनी रूप से फैसला करते हैं, उसे न्यायिक कार्रवाई कहते हैं। ठीक है, कि जज साहब क्या करते हैं? जब सबूत लेते हैं और कानूनी रूप से फैसला करते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यायिक कार्रवाई करते हैं। लेकिन जजों के कुछ काम प्रशासनिक भी होते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस काम मैनेजमेंट देखना, वहां ये कड़े नियम लागू नहीं होते। ठीक है, तो क्या है? जब जज साहब सबूत लेते हैं और कानूनी रूप से फैसला करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यायिक कार्रवाई बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो जज साहब कुछ काम जैसे प्रशासनिक भी होते हैं वो कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे ऑफिस का मैनेजमेंट देखना, तो वहां पे ये नियम लागू नहीं है। आगे बात करते हैं। क्या जो कंज्यूमर कोर्ट जो होते हैं, उपभोक्ता फोरम पर यह लागू नहीं है। ठीक है,
तो एक प्रश्न ये आता है क्या कंज्यूमर कोर्ट पर यह लागू है? तो नहीं भाई, कंज्यूमर कोर्ट पर भी ये लागू नहीं। जैसा कि आपने एक केस दिया, एक केस है भाई फिएट इंडिया, इसमें जिक्र किया हुआ कि कंज्यूमर कोर्ट के नियम थोड़े सरल होते हैं, वहां किसी की शिकायत सिर्फ इसलिए खारिज नहीं की जा सकती कि उसने सबूत देने में साक्ष्य अधिनियम की बारीकियों का पालन नहीं किया। ठीक है, तो कंज्यूमर कोर्ट जो होते हैं, कंज्यूमर जो मामले जो होते हैं उपभोक्ताओं से संबंधित मामले, उसमें भी क्या है भाई ये नियम लागू नहीं होते। और एक केस था फिएट इंडिया, इस केस में ये बात कही गई थी। ठीक है, खैर क्या बोलता है, क्या बदला है भाई अब 2023 को, जब ये 2024 में जब ये लागू हुआ तो इसमें बदला क्या है? पहले क्या था अब क्या है? ज्यादातर नियम पुराने 1872 वाले ही हैं, लेकिन अब डिजिटल सबूतों जैसे व्हाट्सएप, चैट, ईमेल, सर्वर लॉग्स को और भी ज्यादा मजबूती से शामिल किया गया। तो इसमें ये जो डिजिटल जो थे सबूत, इनको भी शामिल कर दिया ताकि आज के जमाने के हिसाब से इंसाफ हो सके। ठीक है, सार की बात करते हैं हम। यह कानून का एक क्या है, फिल्टर की तरह काम करता है। कौन सा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पुलिस या वकील जो भी कागजात या गवाही लाते हैं, कागज लाते हैं या गवाह लाते हैं, जज साहब इसी कानून के तराजू पर तोलते हैं। किसके कानून के? साक्ष्य अधिनियम के, कि उसे सबूत माना जाए या नहीं भाई। ठीक है, तो पुलिस और वकील साहब जो भी कागज लेके आते हैं या कोई गवाह लेके आते हैं, तो जो साक्ष्य अधिनियम के दौरान ही जज साहब क्या करते हैं, ये तोलते हैं कि इसको गवाह माना जाए या नहीं माना जाए। ठीक है, और माना जाए तो क्यों माना जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ मुख्य बातें हैं कि अदालत में होने वाली हर काम साक्ष्य अधिनियम के दायरे में नहीं आता। तो अब प्रश्न बनता है कि अदालत में जो भी काम होता है वो सभी काम साक्ष्य अधिनियम के दायरे में आता है? ठीक है, तो नहीं आता भाई। ये देखते हैं न्यायिक कार्रवाई क्या है। फिर से आगे बात, साक्ष्य अधिनियम के नियम सिर्फ वहीं चलते हैं जहां न्यायिक कार्रवाई हो रही हो। ठीक है, तो कहां पे चलेंगे साक्ष्य अधिनियम के नियम? वहीं पे चलेंगे जहां पे न्यायिक कार्रवाई हो रही हो। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचाने कि कोई काम न्यायिक है या नहीं भाई। जबरदस्त बात है भाई। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यह साक्ष्य अधिनियम कहाँ पे लागू होगा? ठीक है, कौन सा काम न्यायिक है, कौन सा न्यायिक नहीं है? आइए देखते हैं। शपथ, अगर किसी कार्रवाई में जज साहब या अधिकारी के पास कानूनन यह शक्ति है कि वह आपसे कसम खिलाकर गवाही ले सके, तो वह क्या है भाई? न्यायिक कार्रवाई है। ये ध्यान रखना, शपथ खिलाई जाती कसम खुआ के, यानी कि किसी भी काम में अगर कसम खुआई जा रही है तो वो क्या है? न्यायिक कार्रवाई है भाई। ठीक है, मकसद क्या है अब इसका? अगर कार्रवाई का मकसद दो लोगों के बीच के कानूनी रिश्ते को तय करना है या किसी को सजा हक देना है, तो वह क्या है? न्यायिक है। मकसद क्या होता है भाई इसका? शपथ, अगर कार्रवाई का मकसद दो लोगों के बीच के कानूनी रिश्ते को तय करना है, ठीक है, कानूनी रिश्ता क्या है इन दोनों के बीच, या किसी को सजा देना है या हक देना है, तो वो क्या है? न्यायिक कार्रवाई है। ठीक है, तो वो क्या है? न्यायिक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यायिक बनाम प्रशासन प्रशासनिक, तो न्यायिक बनाम प्रशासनिक में क्या अंतर है? ठीक है, ये सभी की सभी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में चल रही है। ठीक है, एक जज साहब कोर्ट में दो तरह के काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो न्यायिक का काम करते हैं, एक प्रशासनिक काम करते हैं। न्यायिक काम कौन से हो गए भाई? जैसे गवाहों को सुनना, सबूत देखना, फैसला सुनाना, ये सभी न्यायिक काम हो गए। यह साक्ष्य अधिनियम के नियम लागू होंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब प्रशासनिक कार्य में कौन से करेंगे? जैसे अपने ऑफिस के स्टाफ
की छुट्टी मंजूर करना या कोर्ट की फाइलें व्यवस्थित करना, यह साक्ष्य अधिनियम के नियम लागू नहीं होंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर एक मजिस्ट्रेट साहब किसी शिकायत की सच्चाई जानने के लिए बस एक सामान्य जांच कर रहे हैं जिसमें उसे कोई फैसला नहीं सुनाना, तो वो क्या है? प्रशासनिक काम है, न्यायिक नहीं है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3। सभी के सभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में ये चर्चाएं चल रही हैं। अब बात आती है हमारे पास कहाँ यह कानून लागू होगा और कहाँ नहीं भाई। लिस्ट देखते हैं भाई, कहाँ पे ये कानून लागू होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कहाँ पे कानून लागू नहीं होगा। नियमों का पालन जरूरी है। डिग्री का निष्पादन, जब कोर्ट का फैसला आ चुका हो और उसे लागू करवाया जा रहा हो। ठीक है भाई। भरण पोषण, पत्नी या बच्चों के खर्च से जुड़े मामले। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? लागू होगा ये कौन सा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। डिग्री का निष्पादन हो रहा जब कोर्ट का फैसला आ चुका हो और उसे लागू करवाया जा रहा हो। भरण पोषण, पत्नी या बच्चों के खर्चे से जुड़े मामले, तो वहां पे भी साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। फिर औद्योगिक अधिकरण, जिनको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ठीक है, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट या क्या है वो औद्योगिक इंडस्ट्री जो होती है उससे जुड़े विवाद, वहां पे भी क्या होगा भाई? साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। चौथा पॉइंट है चुनाव याचिका, चुनाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई हो रही है, तब भी क्या होगा भाई? साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। यहाँ लागू नहीं होगा। अब कहाँ पे साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा देखते हैं भाई। नियमों में छूट, अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई कोर्ट का अपमान करे तो उस पर चलने वाले केस में इसके कड़े नियम लागू नहीं होते भाई। ठीक है, अगर किसी ने कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो क्या है? कोर्ट की अवमानना की है, तो वहां पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कड़े नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, एक पॉइंट और आता है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 183 के बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिए गए कुछ शुरुआती बयानों पर इसके नियम पूरी तरह हावी नहीं होते भाई। ठीक है, तो ये दो जगह के ऊपर इसके क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। निष्कर्ष देखते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जब भी बात शपथ पर सबूत लेने की आएगी तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नियमों का पालन करना ही होगा भाई। ठीक है, लेकिन जहां सिर्फ जांच पड़ताल या ऑफिस का काम हो रहा हो वहां इन तकनीकी नियमों की जरूरत नहीं पड़ती भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। सभी की सभी बात भारतीय न्याय सहित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में ये बात कही लिखी हुई है। अब बात आती है, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर वह जगह जहां बहस होती है या सवाल जवाब होते हैं वह न्यायालय नहीं होती और न ही वहां साक्ष्य अधिनियम के कड़े नियम चलते हैं। अब बात आ जाती है जहां पे बहस हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, वह न्यायालय नहीं है और न ही वहां पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कड़े नियम चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता भाई। ठीक है, नॉन जुडिशियल जो प्रोसीडिंग होती है उसमें साक्ष्य अधिनियम के नियम बहुत सख्त होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां काम को जल्दी और सरल तरीके से निपटाने के लिए इन सख्त नियमों को नहीं माना जाता। इन्हें क्या बोलते हैं भाई? न्यायिकेतर या प्रशासनिक कार्रवाइयां कहते हैं भाई। न्यायिकेतर या प्रशासनिक कार्रवाई इनको कहते हैं। ठीक है, नॉन जुडिशियल बोलते हैं इनको। ठीक है, जहां पे ये नियम लागू नहीं होते। प्रमुख उदाहरण देखते हैं अब कहाँ पे ये लागू नहीं होते, क्योंकि मामला जल्दी सुलझाना है। यह कानून लागू नहीं होता भाई। आयकर, इनकम टैक्स भाई, इनकम टैक्स अधिकारी के सामने होने वाली बातचीत या जांच पूरी तरह से न्यायिक नहीं मानी जाती भाई।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुलिस की जांच। पुलिस जब ये तफ्तीश करती है तो वह साक्ष्य अधिनियम के बंधनों में उस तरह नहीं होती जैसे कोर्ट होता है। ठीक है भाई। कलेक्टर की कार्रवाई भी, जमीन अधिग्रहण के समय कलेक्टर जो काम करते हैं वह प्रशासनिक है। विभागीय जांच, जैसे किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उसके ऑफिस में चल रही जांच, वहां पे भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियम लागू नहीं होंगे। कोर्ट की अवमानना, इस ये तो हमने देख ही लिया, इसमें भी साक्ष्य अधिनियम के सामान्य नियम लागू नहीं होते भाई। ठीक है। तो एक तो इनकम आयकर विभाग, एक पुलिस की शुरुआती जांच, कलेक्टर की शुरुआती जांच, विभागीय जांच और कोर्ट की अवमानना। मतलब सीधा सा पॉइंट है जिसमें शपथ यानी कि कसम खिलाकर गवाही ली जाती है, वह न्यायिक कार्रवाई है। ठीक है। और जिसके अंदर कानूनी रिश्ता तय करना, किसी को सजा देना, किसी का हक देना, ठीक है, वहां पर ये क्या है, इनके नियम लागू होते हैं भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आगे बात करते हैं भैया। बात आती है अब न्यायालय का क्या मतलब है। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में क्या कहा गया? इस कानून के हिसाब से न्यायालय का मतलब सिर्फ एक कमरा और जज नहीं है। ठीक है। तो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके दौरान, इसके अंतर्गत न्यायालय का मतलब सिर्फ एक कमरा और जज नहीं है, तो क्या है? हर वह व्यक्ति जो कानूनी रूप से सबूत लेने का अधिकार रखता है, वह इस कानून की नजर में न्यायालय की परिभाषा में आता है। जबरदस्त बात कर दी इन्होंने। ठीक है। तो इन्होंने कमरे वाली परिभाषा नहीं दी, नहीं कोई जज की परिभाषा दी। ये बोलते हैं कि हर वह व्यक्ति जो कानून रूप से सबूत लेने का अधिकार रखता है, वह इस कानून की नजर में न्यायालय की परिभाषा में आता है। ठीक है। बात नंबर 3, प्रशासनिक बनाम न्यायिक जांच। अंतर बताइए भाई इसमें। न्यायिक भाई, यहाँ जज अपना विवेक इस्तेमाल करता है, दोनों पक्षों को सुनकर फैसला देता भाई, किसमें? न्यायिक में। प्रशासनिक में क्या होता है? यहाँ अधिकारी सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करता है, उसे जो नियम बताए गए हैं बस वही फॉलो करने हैं, वह कोई अंतिम निर्णय या न्यायिक निर्णय नहीं सुना रहा होता। ठीक है। तो प्रशासनिक में जो कर्मचारी को जो बताए गए, जो अधिकारी को कर्तव्य बताए गए, उनको पूरा करेगा। ठीक है। और न्यायिक निर्णय नहीं सुना रहा वो। लेकिन न्यायिक जो है, न्यायिक जांच में क्या होगा, यहाँ पे जज साहब अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और दोनों पक्षों को सुन के फैसला सुना देंगे। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में ये चर्चा है। सबसे जरूरी बात क्या है इसमें? नेचुरल जस्टिस की। भले ही ऊपर बताई गई जगहों जैसे इनकम टैक्स या ट्रिब्यूनल पर साक्ष्य अधिनियम के नियम लागू नहीं होते। ठीक है। लेकिन वहां नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हमेशा लागू रहते हैं। प्राकृतिक न्याय का मतलब दोनों पक्षों को सुना जाएगा भाई। इसका मतलब है कि चाहे साक्ष्य अधिनियम चले या न चले, इन 3 बातों का ध्यान रखना ही होगा भाई। कौन सी 3 बातें? नंबर 1 भाई, दोनों पक्षों को सुनो, किसी को भी बिना उसकी बात सुने सजा नहीं दी जा सकती भाई। निष्पक्षता, फैसला करने वाला व्यक्ति पक्षपाती नहीं होना चाहिए भाई। बात नंबर 3, स्पष्ट कारण, जो भी निर्णय लिया जाए उसका ठोस कारण होना चाहिए, वो लिखित में देना पड़ेगा, इस कारण से ये फैसला इसके पक्ष में गया भाई। अगर मामला सीधे कोर्ट के ट्रायल का है तो साक्ष्य अधिनियम चलेगा भाई, सीधी बात है। लेकिन अगर मामला टैक्स, जमीन के मुआवजे या ऑफिस की जांच का है तो वहां साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा भाई, बल्कि सिर्फ इंसाफ के बुनियादी नियम चलेंगे भाई। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आती है हमारे पास विभागीय कार्रवाई क्या है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में दी हुई है।
आइए शुरू करते हैं। विभागीय कार्रवाई क्या है? विभागीय कार्रवाई को समझना बहुत आसान है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कंपनी या सरकारी दफ्तर के अंदर अपने कर्मचारी की गलती पर की जाने वाली जांच, यानी कि वो कंपनी है, कोई सरकारी दफ्तर है, उसके अंदर है अपने ही कर्मचारी की गलती पर की जाने वाली जांच क्या है भाई? विभागीय जांच है। ठीक है, अभी ऐसे मान लो बिजली बोर्ड है, ऐसे मान लो ये बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड का कर्मचारी एक कलरक है, कलरक से कोई गलती हो गई मीटर देने में, तो इस कलरक के ऊपर कौन जांच करेगा? विभागीय, ये जांच बिजली बोर्ड ही करेगा, इसको बोलते हैं विभागीय जांच भाई। ठीक है, अब ये गड़बड़ जो की है मीटर देने की, तो इसकी जो जांच होगी वो विभाग के द्वारा ही होगी, तो इसको बोलते हैं विभागीय जांच। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम यहाँ क्यों नहीं चलता भाई? विभागीय जांच कोई क्रिमिनल या सिविल केस नहीं है जो कोर्ट में चले भाई, यह ऑफिस का अंदरूनी मामला है, इसलिए यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कड़े और तकनीकी नियम लागू नहीं होते भाई। यहाँ मकसद कानून की बारीकियों में उलझना नहीं, बल्कि यह देखना कि कर्मचारी ने गलती की है या नहीं की भाई। ठीक है, अगर की है तो भी मामला सुलझाया जाएगा, नहीं की है तो वो पता चल जाएगा कि नहीं गलती की है। तो इसलिए विभागीय जांच में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता भाई। सबूत का पैमाना, अधिसंभाव्यता की प्रबलता भाई। ठीक है, अदालत और विभागीय जांच में सबसे बड़ा अंतर यही होता है भाई। क्रिमिनल केस कोर्ट में अगर यहां आरोपी को संदेह से परे साबित करना पड़ता है, यानी 100% यकीन होना चाहिए भाई। विभागीय जांच में क्या है, यहां सिर्फ यह दिखाया जाता है कि ज्यादा संभावना किस बात की है। अगर उपलब्ध सबूतों से लगता है कि गलती होने के चांस 60 से 70% भी है तो उसे सबूत मान लिया जाता है। लेकिन क्रिमिनल केस जो है, कोर्ट में जो केस चलते हैं उसमें तो क्या है, संदेह से परे, यानी 100% यकीन होना चाहिए। जैसा आपने मार्क्स बदलने वाले केस का जिक्र किया, अगर किसी स्टूडेंट के नंबर बढ़ गए हैं तो विभाग यह मान लेगा कि इसकी पूरी संभावना है कि स्टूडेंट या उसके पिता ने ही साठगांठ की होगी। इसके लिए किसी चश्मुदीन गवाह की जरूरत नहीं, संभावना ही काफी है भाई। लेकिन क्रिमिनल वाले केस में, कोर्ट वाले केस में 100% यकीन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे संभावना नहीं चलती भाई। आगे बात करते हैं। बात आती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में ये बातें चल रही हैं, जो ये न्यायिक कार्रवाई हुई, प्रशासनिक कार्रवाई हुई, विभागीय कार्रवाई हुई, इनका क्या है, परिभाषा दी हुई है यहाँ पे। अब आता है हमारे पास नेचुरल जस्टिस। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक न्याय क्या है। भले ही साक्ष्य अधिनियम लागू न हो, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी को इंसाफ के इन नियमों का पालन करना ही होगा। किसमें? विभागीय जांच में भी ये लागू होगा। आरोप साबित करना विभाग का काम है। जिस कर्मचारी पर आरोप लगा है उसे अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं, बल्कि विभाग को सबूत देने होंगे कि उसने गलती की है। ठीक है, तो इसमें कर्मचारी को नहीं है भाई, विभाग को सबूत देने पड़ेंगे कि इसने गलती की है। सफाई का मौका, आरोपी कर्मचारी को गवाहों से सवाल करने और अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए भाई। ठीक है भाई, पीठ पीछे गवाही नहीं भाई, पीठ पीछे की गवाही नहीं चलेगी। जज यानी कि जांच अधिकारी अपना फैसला उन गवाहों के आधार पर नहीं सुना सकता जो आरोपी की गैर मौजूदगी में दर्ज किए गए हों। इसमें क्या है, जो प्रशासनिक, जो विभागीय कार्रवाई, जो है विभागीय कार्रवाई, इसमें क्या है, आरोपी यानी कि कर्मचारी का वहां पे होना जरूरी है। उसकी मौजूदगी में क्या होगा, गवाह क्या करेंगे, अपनी गवाही देंगे।
और कर्मचारी को क्या है, पूरा हक है उनसे सवाल पूछने का, ठीक है, सफाई का मौका देना चाहिए, ठीक है। और इसमें कर्मचारी साबित नहीं करेगा अपनी बेगुनाही, बल्कि क्या है, विभाग देगा सबूत कि उसने गलती की है भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, सबूत कैसे होने चाहिए भाई। भले ही नियम कड़े ना हो, लेकिन जांच किसी ठोस आधार पर होनी चाहिए, चाहे वह सीधा सबूत हो या परिस्थिति जन्य साक्ष्य हो, परिस्थिति के हिसाब से जो साक्ष्य हो। तथ्यों का होना जरूरी है भाई, सिर्फ अंदाजे या अफवाह पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, तथ्यों का होना जरूरी है भाई। इसमें विभागीय कार्रवाई में, विभागीय कार्रवाई में कोर्ट जैसे कड़े नियम नहीं आते, बल्कि कॉमन सेंस और संभावना के आधार पर फैसला लिया जाता है। बस शर्त यह है कि आरोपी को अपनी बात कहने का उचित मौका मिले और फैसला पक्षपाती न हो, ठीक है। अब आती है हमारे पास अनुशासनिक कार्रवाई क्या होती है भाई, ठीक है। न्यायिक कार्रवाई देखी हमने, प्रशासनिक कार्रवाई देखी, विभागीय कार्रवाई के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं अनुशासनिक कार्रवाई क्या है भाई, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 चल रही है, उसमें परिभाषाएं दी हुई है। आइए, अनुशासनिक कार्रवाई को समझने के लिए आप ऑफिस की अदालत मान सकते हैं भाई। इसको अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है, इसको क्या मान सकते हैं आप, ऑफिस की अदालत मान सकते हैं, जहां नियम असली अदालत जितने सख्त नहीं होते, ठीक है। 3 बिंदु होते हैं उदाहरण के लिए, सख्त नियमों की जरूरत नहीं, ये कनेक्टर वाला उदाहरण देखते हैं भाई। असली कोर्ट में किसी को सजा देने के लिए लिखित बयान और गवाहों की लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन अनुशासनिक जांच में ऐसा नहीं है भाई। अब कोर्ट में तो क्या होगा, लिखित बयान है और गवाहों की क्या लंबी प्रक्रिया भाई, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। अनुशासनिक कार्रवाई में यहाँ क्या है, अनुशासनिक जांच में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, उदाहरण देखते हैं भाई। एक बस का जो परिचालक जो है, जिसको कनेक्टर बोलते हैं, एक बस का जो कनेक्टर जो है ने यात्रियों से पैसे लिए पर टिकट नहीं दी भाई। यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि चेकिंग टीम ने के इंस्पेक्टर ने यात्रियों से जो पूछताछ की, उसी के आधार पर कनेक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है भाई। सीख क्या हुई भाई अब इससे, कोर्ट ने कहा कि यात्रियों के मौखिक या अनौपचारिक बयान भी यहाँ पर्याप्त सबूत मांगे जाएंगे भाई। साक्ष्य अधिनियम की हर छोटी बड़ी बारीकी यहाँ लागू नहीं होती भाई, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि यात्रियों के मौखिक या अनौपचारिक बयान भी यहाँ पर्याप्त सबूत माने जाएंगे, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम की हर छोटी बड़ी बारीकी यहाँ लागू नहीं होती, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबूत का पैमाना, कब कड़ाई जरूरी है भाई। अनुशासनिक जो कार्रवाई है उसमें यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी बहस है। आमतौर पर विभागीय जांच में संभावना देखी जाती है, लेकिन जब मामला बहुत गंभीर हो, जैसे किसी की नौकरी जाना या चरित्र पर दाग लगना, तो कुछ मामलों में नियम बदल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वैसे तो संभावना विभागीय जांच में संभावना से काम चल जाता है, लेकिन अगर मामला बहुत गंभीर है, किसी की नौकरी जाना या चरित्र पर दाग लगना, तो नियम कुछ बदल जाते हैं। कैसे भाई, आपराधिक स्वरूप भाई, चूंकि नौकरी से निकालना किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक मृत्यु जैसा है भाई, इसीलिए कुछ मामलों में कोर्ट मानता है कि सबूत युक्तियुक्त संदेह से परे होने चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी अपराधी को जेल भेजने के लिए होने चाहिए, ठीक है, युक्तियुक्त होने चाहिए भाई, अगर बात गंभीर है तो। कहाँ पे, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है उसमें भी।
महिला का साक्ष्य और परिस्थितियों की अहमियत। जब मामला किसी के शोषण या रिश्वत का हो तो सीधा सबूत मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे में कोर्ट जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भरोसा करता है, ठीक है, कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य कौन सा है। पुलिस इंस्पेक्टर वाला केस, इसमें क्या बात कही थी, एक महिला के साथ बदसलूकी के मामले में सिर्फ उस महिला की गवाही थी। इंस्पेक्टर ने झूठ बोला कि उसने नशाबंदी का छापा मारा था, ठीक है। कोर्ट का फैसला भी, कोर्ट ने महिला की बात को सही माना क्योंकि इंस्पेक्टर की कहानी झूठी साबित हुई। यहाँ परिस्थितियों ने महिला की बात की पुष्टि कर दी भाई, ठीक है। रिश्वत का मामला भाई, रिश्वत के मामले में भी हर बार यह जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति पैसे लेते हुए दिखे भाई। अगर शिकायतकर्ता की बात और हालात मेल खाते हैं तो उसे सही मान लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, कई बार क्या है, परिस्थितियों के हिसाब से फैसला दे दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबूत नहीं होते। ये पुलिस इंस्पेक्टर का एक केस था, उसमें क्या हुआ है, महिलाओं ने पुलिस इंस्पेक्टर पे आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ क्या किया, बदसलूकी की है, ठीक है। और इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने नशाबंदी के लिए हमने छापा मारा था, और वो बात परिस्थितियों के हिसाब से इंस्पेक्टर साहब की झूठी निकल गई भाई, ठीक है। परिस्थितियों ने महिला की बात की पुष्टि कर दी भाई, ठीक है। अब रिश्वत का मामला जो होता है उसमें क्या है, रिश्वत के मामले में भी हर बार यह जरूरी नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति पैसे लेते हुए दिखे भाई, ठीक है। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि पैसे लेते हुए दिखे। अगर शिकायतकर्ता की बात और हालात मेल खा गए तो उसे सही मान लिया जाएगा कि रिश्वत दे रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। न्यायिक कार्रवाई में तो 100% क्या है, सबूत होने ही होने चाहिए, लेकिन जो ये प्रशासनिक कार्रवाई हो गई और जो अनुशासनिक जो कार्रवाई हो गई और फिर एक वो विभागीय कार्रवाई जो थी, इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसके नियम लागू नहीं होते भाई। तो कुछ परिस्थितियां उन पे, परिस्थितियों के अनुसार वो नियम लागू होते हैं भाई। आइए आगे बात करते हैं, सारांश देखते हैं। कड़ाई नहीं भाई, और ये सभी की सभी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में कही गई है। कड़ाई नहीं भाई, विभागीय जांच में साक्ष्य अधिनियम के कड़े तकनीकी नियम जैसे BNSS या BSA की धाराएं जस की तस लागू नहीं होती, ठीक है। तो विभागीय जांच में ये जस की तस लागू नहीं होगी। उद्देश्य, मुख्य मकसद यह देखना है कि क्या कर्मचारी ने अनुशासन तोड़ा है। इसलिए लचीलापन, पुलिस के सामने दी गई स्वीकारोक्ति, कन्फेक्शन बोलते हैं जिसको, यानी कि स्वीकार कर लिया, स्वीकृति, या बिना दस्तक वाले बयान भी यहाँ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिन्हें असली क्रिमिनल कोर्ट में अक्सर खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। तो लचीलापन भी है, ठीक है। अगर पुलिस के सामने आपने स्वीकृति कर दी, बिना दस्तक वाले बयान भी यहाँ सबूत के तौर पर क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या क्रिमिनल कोर्ट में वो खारिज कर दी जाते हैं, ठीक है। न्याय की बात करते हैं, अंत में कोर्ट बस यह देखता है कि क्या फैसला तर्क संगत है, क्या आरोपी को अपनी बात कहने का मौका मिला था, ठीक है। शपथ पत्र को लेकर कानून क्या कहता है, इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। यहाँ 5 मुख्य बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है शपथ पत्र की हमारे पास। शपथ पत्र को लेकर कानून क्या कहता है, क्या शपथ पत्र साक्ष्य है, एविडेंस है भाई, क्या शपथ पत्र। तकनीकी रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 साफ कहती है कि यह कानून शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता। तो ये जो कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता। नियम, अदालत में असली साक्ष्य वह है जब गवाह खुद कटघरे में आकर बयान दे,
ठीक है। अपवाद, शपथ पत्र को साक्ष्य तभी माना जाता है जब कोर्ट सीपीसी के आदेश 19 के तहत इसकी अनुमति दे। ठीक है, तो जब कोर्ट अनुमति दे कि शपथ पत्र लेके आओ सीपीसी के आदेश 19 के तहत, तो क्या है, इसको माना जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं शपथ पत्र में क्या लिखा जा सकता है। बात तो ये भी सही है, शपथ पत्र में क्या लिखा जाता है। तो बात आती है शपथ पत्र में क्या लिखा जाता है, और सीपीसी वाला जो मामला है इसको हम देखेंगे। जो जब सीपीसी हमारा सब्जेक्ट आएगा उसमें कि 19 तहत क्या है। ठीक है, तो ये विशेष क्या है मामले जो होते हैं इसमें न्यायालय छूट देता है। ठीक है, ये शपथ पत्र भी क्या है पर भी क्या है बयान दे सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। और ये जब आदेश जो है सीपीसी का आदेश 19, ये तब दिया जाता है जब मामला क्या है जल्दी निपटाना हो और जल्दी तेज उसकी प्रक्रिया करनी हो, तब कोर्ट मांग सकती है कि शपथ पत्र भी हम किसी को गवाह जो है उसकी गवाही ले सकते हैं। ठीक है, तो सीपीसी के आदेश 19 के तहत। ठीक है, शपथ पत्र में क्या लिखा जा सकता है। आप शपथ पत्र में केवल वही बातें लिख सकते हैं जो आपके निजी ज्ञान में हो गई। ठीक है, आप सुनी सुनाई बातें उसमें नहीं लिख सकते। नोट, अगर मामला अंतरिम राहत का है तो आप अपनी मान्यता या विश्वास के आधार पर भी बात लिख सकते हैं, बेशर्ते आप उसका कारण बताएं। ठीक है, तो अंतरिम राहत का है तो भी क्या है, आप अपनी मान्यता या विश्वास के आधार पर बात लिख सकते हैं, लेकिन बेशर्ते आप उसका कारण बताएं। आगे बात करते हैं, अगर दूसरा पक्ष विरोध करे तो क्या होगा। अब शपथ पत्र का दूसरे पक्ष ने विरोध कर दिया तो क्या होगा। शपथ पत्र की सच्चाई को परखने के लिए कानून ने विपक्षी को 2 अधिकार दिए हैं। क्या अधिकार दिए हैं। प्रति शपथ पत्र विपक्षी आपके दावों के खिलाफ अपना शपथ पत्र दे सकता है। ठीक है, यानी कि विपक्षी जो है, तो कानून ने क्या कहा कि अगर दूसरा पक्ष विरोध करे तो क्या होगा। शपथ पत्र की सच्चाई को परखने के लिए कानून ने विपक्षी को 2 अधिकार दिए। विपक्षी को क्या 2 अधिकार दिए। प्रति शपथ पत्र विपक्षी आपके दावों के खिलाफ अपना शपथ पत्र दे सकता है। ठीक है भाई, जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर विपक्षी मांग करे तो शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति को कोर्ट में आकर सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 अधिकार। परिणाम देखते हैं, अगर विपक्षी बुलाए और आप जिरह के लिए नहीं जाते तो आपके शपथ पत्र की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर विपक्षी ने न तो विरोध किया और न ही आपको बुलाया तो कोर्ट आपके शपथ पत्र को सच मान लेगा। ठीक है, तो ये था शपथ पत्र। दूसरा पक्ष विरोध करे शपथ पत्र का तो क्या होगा। कहाँ शपथ पत्र बहुत जरूरी होता है, ये बात आती है। ठीक है, तो शपथ पत्र कहाँ पे जरूरी होता है। ठीक है, वैसे तो ये साक्ष्य अधिनियम की साफ कहती है कि शपथ पत्र पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष मामले अपवाद दे दिया। एक तो ये सीपीसी का 19, और नियम क्या है, अदालत में असली साक्ष्य वह है जब गवाह खुद कैटेगरी में आए। भाई आगे बात करते हैं। कहाँ शपथ पत्र बहुत जरूरी होता है। अदालत के रोजमर्रा के कामों में शपथ पत्र सबूत के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे केस ट्रांसफर करवाना,
जब आप चाहते हैं कि केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाए तब शपथ पत्र देना होता है। देरी की माफी हुई, अगर अपील करने में देरी हो गई है तो लिमिटेशन एक्ट के धारा 5 के तहत आप क्या दे सकते हैं भाई, शपथ पत्र दे सकते हैं। अस्थायी रोक हुई, स्टे ऑर्डर, जब आप कोर्ट से किसी काम को तुरंत रुकवाने की प्रार्थना करते हैं तब आप शपथ पत्र दे सकते हैं। कोर्ट की पावर क्या है? कोर्ट किसी भी समय किसी खास तथ्य को साबित करने के लिए शपथ पत्र मांग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मामला गंभीर है और गवाह को बुलाना मुमकिन है तो कोर्ट शपथ पत्र के बजाय गवाह को व्यक्तिगत रूप से बुलाना पसंद करता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके, ठीक है। आसान शब्दों में निचोड़ देखते हैं। शपथ पत्र आपकी अपनी लिखित घोषणा है जिसे आपने भगवान या कानून के नाम पर कसम खाकर दिया है भाई। यह तब तक पक्का सबूत नहीं बनता जब तक सामने वाला पक्ष इसे चुनौती न दे भाई। अगर आपने झूठ बोला तो आपको झूठी गवाही के लिए जेल भी जाना हो सकता है, ठीक है। तो जब तक इसको चुनौती नहीं दी जा सकती तब तक ये क्या है, मान्य है, नहीं तो अगर झूठी गवाही तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं मध्यस्थ और कमीशन के बारे में कानून जानकारी को। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 में ये परिभाषाएं चल रही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में ये परिभाषा चल रही है। मध्यस्थ क्या है? मध्यस्थ के सामने कार्रवाई, जब दो लोग कोर्ट के चक्कर से बचने के लिए आपसी सहमति से किसी तीसरे व्यक्ति मध्यस्थ को अपना फैसला करने के लिए चुनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं भाई? वो क्या हो जाता है भाई? मध्यस्थ हो जाता है, ठीक है। क्यों लागू नहीं होता साक्ष्य अधिनियम इस पे? जो मध्यस्थ जो है, जो फैसला करवाने वाला जो होता है उसके ऊपर क्यों लागू नहीं होता? इसका मुख्य उद्देश्य मामलों को जल्दी और कम खर्च में निपटाना है, ठीक है। अब कोर्ट में मामला नहीं है, कम खर्च लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ भी कोर्ट की तरह साक्ष्य अधिनियम के कड़े और तकनीकी नियम लागू लगा दिए जाएं तो फैसला आने में सालों लग जाएंगे। तो मध्यस्थ वाले मामलों में जहां पे दो पक्षों के बीच में एक मध्यस्थ व्यक्ति वो फैसला करा रहा है तो उनमें क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मध्यस्थता के दौरान जो समाधान हो रहा है उसमें एक तो जल्दी मामला सुलटेगा, एक कम खर्च होगा, वकीलों का झंझट नहीं रहेगा, स्टैंप का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है, कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा बार बार। और अगर ये नियम लागू हो गए तो सालों तक फैसला आने में लग जाएगा, इसलिए मध्यस्थता वाले नियमों में भी ये लागू नहीं होता भाई साक्ष्य अधिनियम। मध्यस्थ क्या नहीं है? मध्यस्थ को न तो हम असली अदालत कह सकते हैं और न ही ट्रिब्यूनल, वह एक स्वतंत्र क्या है, निर्णायक है, ठीक है। मनमानी पर रोक, ठीक है, तो मध्यस्थ की मनमानी के ऊपर रोक है, ठीक है। प्राकृतिक न्याय में भले ही साक्ष्य अधिनियम यहाँ लागू नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मध्यस्थ अपनी मनमानी करे, उसे प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का पालन करना ही होगा, यानी दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका देना होगा। किसी की पीठ पीछे फैसला नहीं ले सकता भाई, वो दोनों के सामने होगा फैसला निष्पक्ष होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये मध्यस्थ के बारे में हमने देखा, यह भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में चर्चा चल रही है। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो है कमीशन। कमीशन के सामने कार्रवाई में कभी कभी कोर्ट खुद किसी व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त करता है, ठीक है। जैसे किसी बीमार गवाह के घर जाकर उसका बयान लेना या किसी संपत्ति का मुआवजा करना, ठीक है। तो कमिश्नर क्या है, कई बार कोर्ट भी नियुक्त करता है। तो कमिश्नर के सामने कार्रवाई हुई,
क्या यहाँ साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? हाँ, कमिश्नर में साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। कमिश्नर के सामने होने वाली कार्रवाई में साक्ष्य अधिनियम के नियम लागू होते हैं। ठीक है। कमिश्नर की शक्तियां, कमिश्नर के पास शक्ति होती है कि वह गवाहों को बुला सके और उनके बयान दर्ज कर सके, जैसा कि सीपीसी और बीएनएसएस में बताया गया है। वह अपनी रिपोर्ट उसी साक्ष्य के आधार पर तैयार करता है। ठीक है। मुख्य अंतर की बात करें, मध्यस्थ, यहाँ साक्ष्य अधिनियम की तकनीकी नियम लागू नहीं होते। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जल्दी फैसला हो, आसान फैसला हो, कम खर्चीला फैसला हो, लेकिन इंसाफ क्या हो भाई? प्राकृतिक न्याय पे हो, नैरसिंग न्याय के ऊपर हो, नेचुरल जस्टिस के बुनियादी नियमों मान्य होंगे भाई इसमें। ठीक है। और कमिश्नर जो है, यहाँ साक्ष्य अधिनियम के नियम लागू होते हैं क्योंकि कमिश्नर कोर्ट के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा होता है और उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे लागू होगा। निचोड़ देखते हैं, अगर आप कोर्ट के बाहर किसी पंच के पास जाते हैं तो वहां कानून की बारीकियां कम होंगी भाई, लेकिन अगर कोर्ट किसी कमिश्नर को आपके पास भेजता है तो वहां आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो कोर्ट में होता है। ठीक है। तो ये हमने देखी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 और 1 के तहत विभिन्न परिभाषाएं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हमारी पहली क्लास थी आज। आशा है आपको समझ में आएगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।